हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप भी 27 फरवरी को पेपर देने वाले हो साइंस का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 100% एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, बस सारे प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लो, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। और इस बार टारगेट हम लोगों का 95 है आउट ऑफ 100 में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न को, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि 27 फरवरी को जब एग्जाम देने जाओगे तो इन सारे प्रश्नों से मुलाकात होगी आपको। जैसा कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, पहला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक उत्तल दर्पण, देखो क्या दिया है कि एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है ना 10 सेंटीमीटर है, और पूछ रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। 100% एक प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्नों को कैसे लगाओगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है, और सबको मालूम है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसको। देखो यह बराबर तो आपको 10 दे दिया है, और पूछ रहा है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर। तो आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एफ का वैल्यू कितना है? 10। तो यहां से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर बराबर 10 दूनी के 20, तो 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 सेंटीमीटर दिया है, 100% देना चाहिए। देखो बी 20 सेंटीमीटर दिया है ना, तो पहले का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना है कि उत्तल दर्पण है तभी फोकस दूरी प्लस में हुई है, अगर अवतल दर्पण रहता तो फोकस दूरी माइनस में होता है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ठीक है, लो उसी तरह का प्रश्न एक यहाँ फिर आ गया। देखो अब यहाँ पे अवतल दर्पण है, बोला है यहाँ पे कि एक अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। अब इसमें वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया है, इसमें तो फोकस दूरी दिया था, इसमें वक्रता त्रिज्या कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे लगाओगे। तब इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे कैसे कि यहाँ पे आपको वक्रता त्रिज्या आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन याद रखिए कि अवतल दर्पण में है तो माइनस में ही होगा, तो माइनस में हो गया। और यफ बराबर फार्मूला क्या होता है? तो यफ बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर का वैल्यू तो दिया है माइनस के 30 और बटे में 2, और जब इसको हम काट देंगे तो यह बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकस दूरी। तो देखो 15 सेंटीमीटर दिया है तो देना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन हमने गलत लिखा है यहाँ पे, इसको हमने 10 कर दिया है, ये आपका 15 है। ठीक है, ये आपका 15 है, इसको आप 15 कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 15, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रश्न आएगा तब कर लोगे ना, आराम से कर लेना। बस याद रखना कि अवतल दर्पण में माइनस होता है और उत्तल दर्पण में प्लस होता है, बस इतना अगर पॉइंट आपको मालूम है तो एक प्रश्न आप लोगों का गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आगे हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर तीसरा देख लो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा है, पूछा है यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात मतलब कि बिल्कुल खाली जहां होता है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है, तो कितना होता है? 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड होता है, कि 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, कि आपका यहाँ पे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, कि यहाँ पे 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो याद रखना ये प्रश्न बहुत ज्यादा आईएमपी है, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा। ठीक है, और आराम से इस प्रश्न का उत्तर दे देना आप लोग। और याद रखना ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ओ एम आर सीट पे आप लोगों को करना होगा। ठीक है, ओ एम आर सीट पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल तो दे दिया है, पूछा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, लेकिन उसका अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना आसानी से इस प्रश्नों को लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो हमसे पूछा है कि प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल इसको ऐसे लगाएंगे हम लोग कि प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और बटे में अपवर्तनांक जो दिया है। ठीक है,
तो देखो प्रकाश की चाल वो किस में, ठीक है, तो कांच में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक ये फार्मूला होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अपवर्तनांक कांच का दिया है 1.5, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से दशमलव हटा दूं तो ऊपर 30 हो जाएगा क्योंकि एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 30 × 10⁸ हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा आपका 15 क्योंकि दशमलव हट गया, तो 15 दूनी के 30, तो आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। किस में, कांच में प्रकाश की चाल आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया है तो देना ही चाहिए इसको। तो 2 × 10⁸मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न को हम लोग लगाएंगे। चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अनंत पर। कह रहा कि अगर आपका आंख जो है बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितनी दूर तक देख सकते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों अनंत दूरी तक हम देख सकते हैं, क्योंकि अपनी आंखों से हम चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं। तो यहाँ से वहां, यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य की दूरी अनंत ही तो है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तारे को भी देख लेते हैं। तो जब ये प्रश्न आएगी सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है अनंत पर, और निकट बिंदु पूछता है तो 25 सेंटीमीटर पर करते हैं, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखो अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि किसी चालक में अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा बताइए। तो यहाँ पे देखिए 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर धारा दे रहा है, ठीक है। तो आई से डिनोट करते हैं धारा को, तो आई बराबर 2 एम्पियर हमको दिया है, ठीक है। और क्या दिया है हमको, 2 सेकंड में, टी बराबर हमको दिया है 2 सेकंड। तो हमको पूछा है क्यू, तो क्यू बराबर फार्मूला होता है आई टी, क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से क्यू निकाल लो, आई का वैल्यू दिया है 2 और टी का वैल्यू भी दिया है 2 सेकेंड, तो 2 दूनी के 4, और आवेश है तो गुलाम होगा, इसका मात्रा मतलब 4 गुलाम होगा, ठीक है। तो 4 गुलाम दिया है, ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखो दिया है 4 गुलाम। चलिए तो ये भी प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 6। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। देखो मेरे प्यार बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, 10⁻⁻9 ओम, कि 10⁻⁻6 ओम, कि 10⁻⁻3 ओम, कि 1 ओम, बताइए। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है मेरे प्यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओगे 10⁻⁻6 ओम होता है, मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 7वां का बी, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में तो यह प्रश्न आना अनिवार्य फिक्स है, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यह आना फिक्स है, ठीक है। क्या है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में, पार्श्व मतलब समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का अगर तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बटे आर डैश का अनुपात का मान क्या होगा। 1/25, 1/5 की 5 होगा 25। देखो इसको लगाओगे तो बहुत बड़ा मेथड जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ इसका। देखो इसका राइट आंसर होगा डी, 25 होगा। तो जब ये प्रश्न अभी रट्टा मार लो, ठीक है, कि जब भी कोई आर प्रतिरोध है, जैसे ये बड़ा प्रतिरोध है, पूरा का पूरा आर है, इसको 5 बराबर भागों में टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर उसको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और पार्श्व क्रम में जोड़ने के बाद, ठीक है, कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, और अनुपात याद रखना, अनुपात ऐसे दिया है, पूछा है कि आर बटे आर डैश पूछा है, तब इसका जो मान होगा वो 5 टुकड़ों में क्या है ना, तो 5 टुकड़ों में बांटा है तो इसका वर्ग कर देना, तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा 25। अगर 4 टुकड़ों में करता तो 4 का वर्ग हो जाता 16, ठीक है। तो 2 ही देता है, या तो 4 टुकड़ा देगा या तो 5 टुकड़ा देगा। तो 4 टुकड़ा देगा तो 4 का वर्ग 16, 5 टुकड़ा देगा तो 5 का वर्ग 25। लेकिन अनुपात ये होगा तब, लेकिन अनुपात कभी कभी क्या कहता रहता है कि आर डैश को ऊपर भेज देता है, कहता है कि आर डैश बटे आर अनुपात बताओ। तो उस समय क्या होता है कि ये जो 25 है ना, तो 25 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, तो मतलब 1/25, मतलब ये पहला ऑप्शन सही होने लगेगा जब अनुपात ये पूछने लगेगा। तो
ठीक है, लेकिन हालांकि ये अनुपात पूछा है तो 25 ही होगा, तो ये बात याद रखना, लॉजिकल है। ठीक है, और 5 टुकड़ों में किया तो 25, 4 टुकड़ों में रहता तो 4 को वर्ग कर देते तो 16 होता। ठीक है, तो ये ट्रिक आप अपने दिमाग में याद रखना, और ये आएगा तो तुरंत आप कर लेना इसको। देखो अगला क्या है कि यदि एक विद्युत बल्ब पर अगर 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। ठीक है, तो देखो 12 वोल्ट मतलब V बराबर कितना दिया है, 12 वोल्ट दे रखा है आपको, और 30 वाट। ठीक है, तो P बराबर शक्ति, P बराबर 30 वाट आपको दिया है। ठीक है, और इसमें धारा पूछ रहा है कि I बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे I का वैल्यू पूछा है ना, देखो एक फार्मूला होता है यहाँ पे P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई होता है। तो यहाँ से I का वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, P बटे V बराबर I हो जाएगा। ठीक है, तो P का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 30, और बटे V का वैल्यू कितना दिया है 12। ठीक है, तो भाग दे दो, तो 3 दाम में 30 और 3 चौको 12, फिर 2 से कटाओगे तो 2 5 है 10 और 2 दूनी के 4, अब 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, और आई निकाल रहे हो धारा तो एम्पियर में होगा, मतलब 2.5 एम्पियर आएगा। दिया है ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। ठीक है, चलिए तो देखिए ये प्रश्न 9 भी क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखो है कि एक बल्ब पर अगर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है और उसके तंतु का प्रतिरोध क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, 2200 ओम की, 968 ओम की, 484 ओम की, 15 ओम। देखो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से कर डालोगे। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे आपको दिया है कि एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है, तो 220 वोल्ट मतलब V का वैल्यू दिया है आपका 220 वोल्ट, और वाट का मतलब P का वैल्यू दिया है शक्ति, P बराबर 100 वाट। ठीक है, और पूछा है कि R का वैल्यू बताओ कि R का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि P बराबर V स्क्वायर बटे के R। ठीक है, और इससे आप R का वैल्यू निकालो, तो R को यहाँ भेजोगे तो R बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटे के P, तो V मतलब 220, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा, और बटे में P मतलब कि 100, तो एक एक, तो 1 0 से है 1 0 से है, तो आ जाएगा आपका 22 गुणे 22 R बराबर। ठीक है, तो 22 गुणे 22 का मतलब क्या होता है 484, और प्रतिरोध निकाले हो तो इसका मात्रक ओम होगा, तो 484 ओम। देखो दिया है, देना ही चाहिए, तो देखो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या कितनी होती है, बताओ। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी 3.6 गुणे 10 पे पावर 3 होगी, कि 3.6 गुणे 10 पे पावर 4 होगी, कि 3.6 गुणे 10 पे पावर 5 होगी, कि 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 होगी, बताओ। तो मेरे प्यार बच्चों 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 होगी। याद रखना इस प्रश्न को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट की 756 वाट। ठीक है, तो देखो एक अश्व शक्ति बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखो ये भी प्रश्न आसानी से हम लोग कर दिए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अच्छा प्रश्न है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति जो है 0.5 किलोवाट है, और इसे अगर 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया तो उत्पन्न ऊष्मा का मान पूछ रहा है कि कितना ऊष्मा खर्च होगी। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे इसको, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसका, तो उत्पन्न ऊष्मा पूछ रहा है एच का वैल्यू ना, तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो एच बराबर होता है पी इंटू के टी। ठीक है, तो देखो एच बराबर हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना दिया है, तो पी मतलब शक्ति दिया है 0.5 किलो वाट, और इंटू टी का दिया है आपका 20 मिनट दिया है। ठीक है, अब देखो एच बराबर 0.5, देखो 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट में, क्योंकि सब ऑप्शन जूल में दिया था, अभी हमने एक प्रश्न आपको बताया था कि 1 किलोवाट घंटा में जूल कितना होता है 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 होता है, तो मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा 0.5 में 3.6 गुणे 10 पे पावर कितना है 6। ठीक है, और इसका गुणा करूंगा तो 20 5 100, और 1 दशमलव लगेगा तो 10 आएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है कि यह आपका देखो मिनट में है और ये घंटा में है, तो भैया इस घंटा को भी मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का हमें भाग देना पड़ेगा,
तब जाके ये भी आपका क्या हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई इंटू इस 10 को घटाने के लिए 10 का गुणा और करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या यहाँ पे कि देखो एक जीरो से एक जीरो हमने इसको काट दिया। ठीक है, और इसके बाद देखो इस 6 से काटूंगा तो 6 छड़े के 36। ठीक है, तो एच बराबर क्या आएगा, 6 गुणे 10 पे पावर 6 और बटे में 10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एच बराबर 6 गुणे 10 पे पावर 6 इंटू इसको अगर ऊपर ले चल जाऊंगा तो 10 पे पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो होगा यहाँ से एच का वैल्यू अगर उष्मा निकालूं तो 6 गुणे देखो 10 पे पावर 6 और 10 पे पावर -1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 5। तो 6 गुणे 10 पे पावर 5 जूल आ जाएगा आपका उष्मा। ठीक है, तो देखो दिया है तो देना ही चाहिए। देखो 6 गुणे 10 पे पावर 5 जूल, मतलब ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ इसको रंग देता हूँ, ये ऑप्शन पहला जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 6 गुणे 10 पे पावर 5 जूल। ठीक है, तो इस तरह लगाएंगे हम लोग जब ये प्रश्न आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है कि बी कामा ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल और फ्लक्स के संकेत इनके बीच संबंध है। मतलब कह रहा है कि ये जो बी जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करता है, और ये जो ए है उसके क्षेत्रफल को डिनोट करता है, ये जो फाई है उसके फ्लक्स के संकेत को डिनोट करता है। तो इनके बीच कौन सा फार्मूला बनेगा ये पूछ रहा है। बताओ, ऑप्शन ए फाई बराबर बी इंटू ए, कि बी बराबर फाई इंटू ए, कि ए बराबर बी इंटू फाई, कि तीनों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फार्मूला बनता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फाई बराबर मतलब फ्लक्स के संकेत बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये भी फार्मूले वाला प्रश्न पूछता है हमेशा, और ये प्रश्न तो हमेशा पूछता है, इस रिएक्शन को तो हमेशा याद कर लेना है। तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को कि यहाँ पे आप रिएक्शन देख रहे हो कि Fe2O3 का रिएक्शन Al से कराया जा रहा है, तो Al2O3 और Fe प्राप्त हो रहा है। बोला है ना कि ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया की वियोजन अभिक्रिया की विस्थापन अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा देख पा रहे हो यहाँ पे कि जब इसका अभिक्रिया एल्युमिनियम से करा रहे हैं, ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड का अभिक्रिया एल्युमिनियम से हो रहा है। देखो एल्युमिनियम क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ मिल जा रहा है यहाँ पे देखो, और Fe लोहा को अलग कर दिया। तो क्या है, अलग कब कर सकता है, जब अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया उसको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो 16वां। बोला कि प्रोपेनल है, प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है, C2H5O कि C3H6O कि C4H8O कि C3H5O। बताओ प्रोपेनल है, ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन बी C3H6O। यह आप लोगों को फार्मूला याद रखना है प्रोपेनल का, ये पूछता है हमेशा। अभी 2022 में बहुत प्रश्न आया था इससे। ठीक है, प्रश्न 17वां देखो कि मूत्र का निर्माण होता है, टॉयलेट का निर्माण कहाँ होता है, बताओ वृक्क में होता है कि यकृत में होता है कि प्लीहा में होता है कि हृदय में होता है। बताओ, चार ऑप्शन दिया है ना, तो मूत्र का निर्माण किस में होता है, सबको मालूम है आप लोगों का, वृक्क में होता है। कहाँ पे, किडनी में होता है। ठीक है, वृक्क मतलब किडनी होता है। चलो, तो ये भी प्रश्न आप लोगों का आ गया 17वां प्रश्न, जो कि इंपॉर्टेंट था, और एग्जाम में ये लगातार ये प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसको मैं साइड करता हूँ और यहाँ प्रश्न आ गया। देखो इस प्रश्न को बताओ, प्रश्न नंबर 18 क्या है, प्रश्न नंबर 18 यह है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं। बताओ पुष्प में कितने भाग, 3 कि 4 कि 5 कि 6 होते हैं। बताओ प्रश्न नंबर 18। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और ये लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो टोटल कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग, ये आप लोग याद करना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19वां देखिए, और ये प्रश्न तो वाकई में सिंपल है कि दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। दर्पण पूछा है, दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होता है, तो दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में होता है, तो याद रखिएगा। और यही लेंस रहता है तो उसके लिए माइनस होता है। तो मतलब 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, 1/a बराबर 1/u माइनस 1/v, यह बराबर u प्लस v, कि यह बराबर u माइनस v। तो हमेशा बटा में होता है, 1 के बटे में। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, माइनस वाला तो एकदम नहीं होगा, तो हमेशा होगा प्लस वाला, क्योंकि दर्पण में प्लस होता है। मतलब 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, लेंस पूछता तो ये वाला हो जाए, लेंस के लिए ये हो जाता है। यही 2 सूत्र ही चलता है, ये कोई सूत्र नहीं होता। ये 2 जो ऑप्शन दिया है ऐसा कोई सूत्र ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। तो ये भी प्रश्न आ गया आप लोगों को।
फिर अगला प्रश्न देखो, हाँ ये प्रश्न पूछता है, यहाँ पे भरना है कि इनमें से चारों में से कौन जो है ठंडे तनु अम्ल से जो है हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिलिका, कापर, जिंक की कार्बन, बताओ 20वां का क्या होगा राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो कौन इसमें से है कि जिसको अगर हम डाल दें ठंडे तनु अम्ल में तो हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, तो वह है आपका जिंक। जिंक को अगर ठंडे तनु अम्ल में अगर आप डालते हो तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अगला है प्रश्न कि डीएनए पाया जाता है, मतलब डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में कि केंद्रक द्रव्य में कि केंद्रिका में कि केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो देखो डीएनए जो पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे, केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न आप लोग अच्छे से याद करना, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसको रिसाइट करता हूँ और अगला प्रश्न लेकर आता हूँ। देखो अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला है कि कांच का अपवर्तनांक जो होता है अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसके लिए, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए कि हरे रंग के लिए, बताओ कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। ठीक है, और यह प्रश्न अभी 2022 में बहुत पूछा गया था। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, और कम पूछ देता तो लाल रंग के लिए हो जाता। ठीक है, तो याद रखना इस प्रश्न को, हालांकि ये प्रश्न बहुत बार हमने प्रैक्टिस करा चुका हूं। फिर है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति मतलब वही पी, पावर बराबर क्या होता है, पावर का मात्रक वोल्ट होता है। तो वोल्ट तो भाई होगा नहीं क्योंकि विभवांतर को होता है, वाट, वाट ही होता है। एम्पियर तो आपका धारा का हो जाएगा, ओम तो आपका प्रतिरोध का हो जाएगा। ठीक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इस बात को याद रखना, याद भी होगा आप लोगों को। हाँ यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अगर एक प्रकाश किरण जो है लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण होगा 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो कुछ लोग सोचेंगे कि लंबवत हो रहा है तो 90 अंश मार दे, नहीं, देखो ये परावर्तक पृष्ठ है। अब कोई प्रकाश की किरण लंबवत आ रही है तो यहाँ से टकराएगी तो पुनः देखिए इस तरह आ रहा है लंबवत, और टकराएगी तो लंबवत वापस ही भी चला जाएगा। तो इसके बीच कोण कहाँ बना, तो कोण ही नहीं बना, बिल्कुल उसी पे आ रही, उसी पे चली जा रही है, तो 0 अंश का कोण बना ना। थोड़ा भी विचलित होती तब तो उन दोनों के बीच कोण बनता, अब उसी पे आ रही उसी पे चली गई तो 0 अंश का कोण बना। तो याद रखना, कुछ लोग लंबवत जान के 90 अंश मारते हैं जो कि सरासर गलत है, आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेना। 25वां प्रश्न देखो कि कार्बन परमाणु की जो संयोजकता होता है कितना होता है, बताओ 2 की 3 की 4 की 5। तो ये बहुत सिंपल है, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होता है, C4 मतलब 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो इसको मैं साइड करता हूं और अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाता हूं। देखो यह प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस में, उत्सर्जन में निभाता है कि श्वसन में कि पाचन में कि वृद्धि में। तो देखो हीमोग्लोबिन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस में, तो श्वसन में निभाता है, क्योंकि सांस जब लेते हैं श्वसन लेते हैं। ठीक है, श्वसन का तो समझ रहे हैं क्या होता है, सांस लेना नहीं श्वसन कहलाता है। श्वसन का मतलब ये होता है कि जो हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारे पेट में जो छोटे छोटे टुकड़े में भोजन उपस्थित हो जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जब इसमें मिलता है तो यह ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, और वहां से ऊर्जा प्राप्त होता है, और यह जो एनर्जी ऊर्जा है हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने के काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, तो याद रखना, मतलब श्वसन में काम करता है। चलो अगला प्रश्न देखो 27वां, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, पपीता पे, आलू पे, मटर पे, अंगूर पे। तो यह प्रश्न तो बिना पूछे मारोगे आंसर, मटर पे किया था। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखो, देखो इसको समझो कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे जीन प्रारूप होते हैं। कह रहा कि मेंडल के अनुसार मटर के जो शुद्ध लंबे पौधे का जो जीन होता है वो किस प्रारूप का होता है, ये पूछ रहा है। देखो जब भी आपका लंबे पौधे कर देगा शुद्ध लंबे, तो शुद्ध लंबे का मतलब कि सब कैपिटल में होगा, सब कैपिटल में। ठीक है, तो कैपिटल में सब क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो होगा नहीं, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये भी नहीं होगा, अब 2 बच गया। ठीक है, तो देखो ये स्मॉल टीटी या कैपिटल टीटी, तो शुद्ध लंबे पौधे पूछा है ना, तो कैपिटल टीटी होगा। ठीक है, शुद्ध यहाँ पे क्या पूछा, लंबे, तो कैपिटल टीटी होगा। अगर यही यहाँ पे बौने पूछ देता तो यहाँ पे स्मॉल टीटी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न देखो 29वां, 29 है मेरे प्यारे बच्चों कि पादप में जाइलम
उत्तरदायी होता है, मतलब कि पौधे में जो जाइलम का कार्य होता है क्या होता है, जल का वहन करने में होता है कि भोजन का वहन में, कि अमीनो अम्ल का वहन करने में होता है कि ऑक्सीजन का वहन करने में। तो पादप में जाइलम, जाइलम मतलब जल, जल का वहन करने में होता है। फ्लोएम भी पूछता है कि पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम भोजन का वहन करता है। तो जाइलम दिया है तो जल का वहन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, 30वां प्रश्न, कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, आवेश, आवेश मतलब क्यू, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। सिंपल, अभी हमने सवाल भी किया था कूलाम। ये जो जूल दिया है, ठीक है, जूल तो यहाँ से ऊष्मा का हो जाएगा। वोल्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है, वोल्ट जो विभवांतर का हो जाएगा। एम्पियर दिया है जो कि धारा का हो जाएगा। तो कूलाम जो है आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया ये आप लोगों को आना ही चाहिए, रिएक्शन पूछता है। ठीक है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दूसरा है आपका उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए ये जो दोनों प्रश्न हैं, ये बस एक प्रश्न अगर आप याद कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, तो उसी प्रश्न के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग संयोजन तथा वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, यहाँ चारों में से एक तो जरूर ही देता है, ये तो गारंटी है भाई, ये चारों में से जरूर एक देगा आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। अब आपको रिएक्शन दे देगा, आपको संतुलित करना होगा, वहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये आप लोगों को तरीका मालूम होना चाहिए। हालांकि एक वीडियो बना दूंगा मैं इस पे, आप लोगों को सारे रिएक्शन ले लूंगा, उसको संतुलित करके दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो, एक ही वीडियो में पूरा 50वें क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दूंगा, भले ही वीडियो कितने ही लॉन्ग क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए आपकी सपोर्ट देखते हैं कि कहां तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा, उदाहरण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण, तीनों का परिभाषा याद होना चाहिए, दो दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है कि अम्ल क्षार में अंतर बताइए, या कभी पूछ लेता अम्ल क्षार किसे कहते हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन याद होना चाहिए। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, परिभाषा सहित और उदाहरण सहित आपको उदाहरण पे 1 नंबर मिलता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। इसके बाद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा मतलब जो खाने वाला सोडा होता है, मीठा सोडा होता है, तो खाने वाला सोडा कैसे बनता है, ठीक है, ये आप लोगों को उसकी बनाने की विधि याद होनी ही चाहिए। इसके बाद जस्ट धावन सोडा भी, ठीक है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा। धावन सोडा मतलब आप लोगों को कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, ये धावन सोडा कैसे बनता है, ठीक है, इसकी बनाने की क्या विधि है। हालांकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं हमेशा कराता रहता हूं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा इसको क्वेश्चन को, अगर साइंस में 95 नंबर लाना चाहते हो तो। ठीक है, इसके बाद धावन सोडा गया। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये तीनों आप लोगों को आना ही चाहिए, तीनों विधियां, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मेरी बात की गारंटी है। बस जितना बता रहा हूं उतना क्वेश्चन याद कर लो बस। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया जानते हैं ना, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, धातु और अधातु के बारे में। धातु क्या होता है, अधातु क्या है, अंतर से प्रश्न पूछ लेता है, अंतर कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद होना ही चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और साथ ही साथ सजातीय श्रेणी क्या है, ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना ही है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, सजातीय श्रेणी, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। आगे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन याद करके जाना है। आगे देखिए 12वां है आईयूपीएससी नाम का नामकरण। आईयूपीएससी नामकरण आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न 2 या 3 नंबर का प्रश्न देता है आईयूपीएससी नाम से। ठीक है, क्या यूपीएससी इसका नाम लिखिए, तो आना ही चाहिए आप लोगों को भैया, किसी कीमत पे तैयार कर लो। ठीक है, अगर 95 नंबर लाना चाहते हो तो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोनों पूछ दिया साथ में, संतृप्त और असंतृप्त, तो 4 नंबर के लिए प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साबुनीकरण अभिक्रिया, कि साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना ही चाहिए, साबुनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है,
एष्टीकरण अभिक्रिया। एष्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 15वां है। 16वां में याद करना आप लोगों को मेंडलीव की आवर्त सारणी, यहाँ तो प्रश्न बनना है भैया। मेंडलीव की आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये जो दोनों टॉपिक है ये तो लर्न ही होना चाहिए आप लोगों को एकदम अच्छे से। मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसके दोस्त, ठीक है, और दीर्घाकार आवर्त सारणी क्या होता है, ठीक है, तो ये दोनों आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं और उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के हाईलाइटेड प्रश्न है जो कि हर साल एग्जाम में आते हैं, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। तो यहाँ 20 प्रश्न हो गया जो कि आप लोगों को याद करके जाना है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और मैं आप लोगों को 21वां प्रश्न दिखाता हूँ। यहाँ 20 तक पहले आप नोट कर लो अच्छे तरह, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। पूरा एग्जाम तक जाते जाते मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा सोल्यूशन सहित, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद करो। इसके बाद अगला आता है अलैंगिक जनन, लैंगिक और अलैंगिक। यहां से देखिए क्या फायदा होता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं पूछ देता है, अलैंगिक जनन कभी कभी दोनों का अंतर पूछ के 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताइए, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को काम बन जाएगा 4 नंबर का। इसके बाद परागकण क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 परागकण क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछता है पुष्प की संरचना। ये तो आना ही चाहिए आप लोगों को, फिगर बनाना सीख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पुष्प की संरचना कैसे बनती है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम में देता ही देता है। इसके बाद नर तथा मादा जनन तंत्र, ये तो देखिए इंपॉर्टेंट है, नर तथा मादा जनन तंत्र एक टॉपिक इसमें से देगा, या तो नर को दे देगा या तो मादा को दे देगा। जनन तंत्र आपको बनाना पड़ेगा, उसका फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम ही है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर पूछता है भैया 4 नंबर के लिए कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। इसके बाद 26 भी हो गया। 27 जो है वो है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था तो वो नियम पूछता है, ठीक है। तो 27 आप लोगों को जो क्वेश्चन याद होना चाहिए, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें 28 क्वेश्चन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण। देखिए संकरण से जरूर क्वेश्चन पूछता है, चाहे तो वो एक संकर पूछ ले या तो द्विसंकर संकरण पूछ ले, दोनों में से एक जरूर प्रश्न देता है। अगर अंतर दे तो 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों को रटा होना चाहिए किसी कीमत पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है ये आप लोगों को संक्षिप्त में पूछता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ देगा कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30वां जो है वो है प्रकाश का परिवर्तन, आना ही चाहिए भैया। प्रकाश का परिवर्तन के नियम लिखिए। अभी तो 2022 में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से, ये तो यही सारा प्रश्न ही बना था 2022 में, इससे बाहर बनेगा ही नहीं, ठीक है। या तो आगे का भी पेपर 2023 हो या 2024 हो, जब तक एनसीईआरटी चलेगी इससे बाहर प्रश्न बनता ही नहीं है, ठीक है। मैंने सब कुछ एनालिसिस करके देख लिया हूं। तो प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद 31 है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक है, यहां से सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कितने केस बनते हैं आपको आना चाहिए। हालांकि अवतल जो दर्पण है उससे 6 केस बनते हैं और उत्तल दर्पण से 2 केस, टोटल 8 केस याद होना चाहिए, आप लोगों को बता दे रहा हूं। और इसका आप लोगों का प्रयोग भी याद होना चाहिए। इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने देखा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के बाद आपको अपवर्तन भी मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद लेंस पे, तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। यहाँ पे भी लेंस से आपका आता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस आता है, ठीक है। उत्तल लेंस में आप लोगों का 6 कंडीशन होता है और यहाँ पे अवतल लेंस में 2 कंडीशन होता है, जस्ट दर्पण का उल्टा होता है, ठीक है। तो पूरा कंडीशन आपको, इसका भी 8 कंडीशन होता है, उसका भी 8, पूरा का पूरा कंडीशन याद होना चाहिए आप लोगों का, उसका प्रयोग भी याद होना चाहिए, उपयोग कहाँ करते हैं उसका, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेंस की क्षमता। देखिए यहाँ से प्रश्न भी बनता है, ठीक है। P बराबर 1/f, एफ हमेशा मीटर में होता है, सबको मालूम है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है और पूछता है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 34 जो कि याद करके जाना। इसके बाद यहाँ से भैया इसको कोई रोक नहीं सकता, इन दो वहां से तो क्वेश्चन बनना तय है। ये क्वेश्चन तो देगा ही देगा, या तो निकट दृष्टि दोष पूछ ले या तो वो दूर दृष्टि दोष पूछ ले, तो पूछना तो है ही भैया, 100% ये तो क्लियर है आप लोगों का। और निवारण सहित
मतलब दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष निवारण सहित चित्र द्वारा बताइए। इसके बाद कभी कभी प्रश्न ये पूछ लेता है, इसलिए मैं इसको ले लिया हूं कि मानव नेता का सचित्र वर्णन, सीधे 7 नंबर में ले जाएगा इसको, कहेगा सचित्र वर्णन कीजिए, बनाकर उसका पूरा ड्रा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद करना है आप लोगों को। इसके बाद 38 की बात करें, 38 है ओम का नियम, या ये तो याद नहीं किए तो सब साइंस ही नहीं पढ़े आप लोग। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर क्या होता है आई आर, ओम का नियम, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, रटा चाहिए। ठीक है, इसके बाद 39 विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उससे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो यही तो एग्जाम में आता है, यही दोनों जो है सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर, ये दोनों ही टॉपिक याद होना चाहिए। भले कुछ याद हो चाहे ना याद हो, लेकिन फिजिक्स की बात आएगी, भौतिक विज्ञान की बात आएगी, तो ये दोनों प्रश्न का सबसे पहले ही नाम आएगा 7 नंबर के लिए भैया, कि मोटर, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, तो दोनों टॉपिक याद होना चाहिए। दोनों साथ में ही लिख दिया हूं, दोनों अलग अलग प्रश्न है, दोनों याद होना चाहिए, बता देता हूं। इसके बाद तो ये 2 प्रश्न जो है सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है भैया, यहां से तो 7 नंबर आप फिक्स ही कर लो कि श्रेणी क्रम संयोजन, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में सजाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है। और समांतर क्रम मतलब कि जब प्रतिरोध को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में सजाते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला कैसे निकलता है। ठीक है, हालांकि मैं बता भी देता हूं, समांतर क्या होता है 1/RP, ठीक है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे चलता है। और श्रेणी क्रम में होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह चलता है। ठीक है, उसका आप लोगों का सिद्धिकरण आना ही चाहिए, प्रूफिंग आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, किसी कीमत पे याद होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। और इंपॉर्टेंट बात करें तो यहां से देखिए, बायो-सेवर्ट का नियम और फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम और विद्युत मोटर, ये तीनों टॉपिक मेरे प्यारे विद्यार्थी छोड़ना नहीं आप लोगों को। चुंबकीय बल रेखाएं और बायो-सेवर्ट का नियम, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, और इसके बाद आप लोगों का विद्युत मोटर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद करके किसी कीमत पे ही आप लोगों को यहाँ से जाना है। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न है 47 वो है विद्युत जनित्र का। ठीक है, अभी हमने बताया था, दोनों को अलग अलग लिखवा दिया हूं, एक बार बताया था आपको, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों साथ में याद होना चाहिए। इसके बाद फैराडे का प्रेरण नियम जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद ओजोन का परत अपक्षय कैसे होता है और ऊर्जा का स्रोत, ये दोनों क्वेश्चन पर्यावरण से लिए गए थे, पर्यावरण के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादातर अगर पूछे जाते हैं तो यही दोनों पूछे जाते हैं, ओजोन परत का अपक्षय कैसे होता है, ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इतना प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए किसी कीमत पे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद कोई फेल नहीं कर सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि हमने बहुत ही सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अभी रुके रहिए, अभी जाना नहीं है आप लोगों को, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वही बात आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेता हूँ, ये सारे क्वेश्चन हो गया, सुन के ही जाइएगा आप लोग। और इसकी इतना प्रश्न याद होने के बाद 2 काम और करना है आप लोगों को। 2 काम कौन कौन से, एक आपका विद्युत और दूसरा आपका प्रकाश। देखिए, विद्युत और प्रकाश का जो न्यूमेरिकल है रटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लोगों को लगा कर जाना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस इतना अगर आप काम कर ले तो इतना प्रश्न अगर आपको तैयार है, गारंटी कोई फेल नहीं कर सकता है। 95 मार्क्स 100% आएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, साइंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इतना प्रश्न याद है तो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2000 लाइक तक पहुंचा देते हो, वीडियो को शेयर कर देते हो, ठीक है, 100% एक ही वीडियो में पूरा प्रश्न हल सहित आप लोगों को करा दूंगा, भले ही 3 घंटे या 2 घंटे की वीडियो बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों के लिए सब कुछ है। ठीक है, हालांकि 2000 लाइक तक आप लोगों को इस वीडियो को पहुंचाना है, इसके बाद मैं तुरंत वीडियो इस पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया तो जरूर चैनल से सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को।